हॉस्पिटल के अंदर उस लड़की के लिए आतंकी हर एक कमरे को चेक कर रहे थे और उस कमरे में जो लोग थे, मरीज को छोड़कर बाकी सभी लोगों को हॉस्पिटल के मेन हॉल में लाया जा रहा था। कहाँ मर गई? नंबर 7 ने गुस्से के साथ पैर पटकते हुए कहा। वो उस लड़की को ढूंढ ढूंढ कर थक चुका था। लगभग पूरे हॉस्पिटल के बंदे मेन हॉल में लाए जा चुके थे। सभी को गन पॉइंट पर रखकर उनकी तलाशी ली जा रही थी और एक एक करके सबका चेहरा देखा जा रहा था। अंदर अब सिर्फ क्रिटिकल मरीजों के अलावा सिर्फ रिया, लोबो, 2 नर्स और एक डॉक्टर निर्मला, सिद्धार्थ और गुल्लू बचे हुए थे, जिसमें सिद्धार्थ गुल्लू के साथ छत पर था और बाकी लोग हॉस्पिटल के स्टोर रूम में छिपे हुए थे और निर्मला महेश के बेड के नीचे छुपी होने के कारण बच गई थी। मिली क्या वो नंबर 5? नंबर 2 ने चिल्लाते हुए पूछा। नहीं भाई, लग रहा है वो भाग गई है या फिर हम गलत हॉस्पिटल में घुस आए हैं। नंबर 2 ने जवाब देते हुए कहा। इधर वो आतंकी उस टारगेट को ढूंढ रहे थे और उधर सिद्धार्थ गुल्लू के साथ छत पर बैठा हुआ नीचे उतरने की योजना बना रहा था। कैसे नीचे जाएंगे हम? हमें कोई रास्ता निकालना होगा, वरना मेरी माँ टेंशन से ही मर जाएगी। सिद्धार्थ ने अधीरता के साथ गुल्लू को देखते हुए कहा। अरे कुछ नहीं होगा आंटी को, डरो मत, गुल्लू ने जवाब दिया। अजीब आदमी हो यार गुल्लू तुम। यहाँ आतंकी हमला हो गया है। AK-47 लेकर आतंकी घुस आए हैं जो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए किसी को भी मार सकते हैं। बाप मेरा जिंदगी मौत से लड़ रहा है। मेरी माँ उन आतंकियों के चंगुल में फंसी हुई है। यहाँ तुम कह रहे हो डरो मत। सिद्धार्थ गुस्से के साथ गुल्लू की ओर देखते हुए बोला और गुस्से की वजह से उसकी आवाज काफी तेज निकल गई थी। उसके इस तरह से डांटने से गुल्लू एकदम खामोश हो गया था। उसने सिद्धार्थ को सांत्वना देने की कोशिश की थी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसका गलत मतलब निकाल लिया। सिद्धार्थ ने हॉस्पिटल के छत की चार दीवारी के किनारे जाकर बैठ गया था और वो बीच बीच में उठते हुए दीवार को देखे जा रहा था कि शायद उसे नीचे उतरने का कोई रास्ता मिल जाए, लेकिन अभी तक उसे कोई रास्ता नहीं मिला था। अमन, पेमा, करणवीर, सुकृति, रजत समेत शहर के और लोग सिटी हॉस्पिटल के सामने पहुंच चुके थे। अमन और करणवीर वहां पहुंचने के बाद सीधा SP सिटी राजकरण वर्मा के पास चले गए थे। राजकरण वर्मा अमन और करणवीर दोनों को पहचानते थे, इसलिए जब उन्होंने इतनी रात को इन दोनों को देखा तो चौंक गए थे। क्या हुआ अमन जी? इतनी रात गए आप? और करणवीर जी आप? क्या हुआ? सिटी SP राजकरण वर्मा ने उन दोनों को देखते हुए सवाल किया। अमन और करणवीर दोनों ने राजकरण के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हें धीरे से किनारे आने का इशारा कर दिया था और उनका इशारा पाकर राजकरण वर्मा एक कोने में चले गए थे। क्या हुआ अमन जी? राजकरण वर्मा ने सवाल किया। अभी तक उनके पास जगत प्रसाद माथुर के हॉस्पिटल के अंदर होने की कोई जानकारी नहीं थी। जगत प्रसाद माथुर के अंदर होने के बारे में राजकरण के पास जानकारी ना होना उनकी गलती नहीं थी। रिया ने माथुर साहब के हार्ट अटैक वाली बात को छुपा लिया था, इसलिए शहर में किसी के पास भी उनके स्वास्थ्य की जानकारी नहीं थी। अब मैं जो कह रहा हूं सर वो ध्यान से सुनिए। जगत प्रसाद माथुर और रिया माथुर दोनों अंदर फंसे हुए हैं। अमन ने राजकरण वर्मा की ओर देखते हुए कहा। अभी तक उन आतंकियों की तरफ से कोई डिमांड न आने से परेशान राजकरण वर्मा ने जब अमन के मुंह से ये सुना तो उसके होश उड़ गए थे। ये क्या कह रहे हैं आप? राजकरण वर्मा ने चौंकते हुए कहा। हाँ, हम जो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन इस बात की जानकारी हम किसी को होने नहीं दे सकते, वरना उन दोनों की जान खतरे में आ जाएगी। अमन ने राजकरण वर्मा को जवाब दिया। जब अमन रिया माथुर और जगत प्रसाद माथुर के वहां होने के बारे में राजकरण वर्मा को जानकारी दे रहा था, तभी वहां खड़ी सुकृति ने करणवीर को इशारा करते हुए कुछ कहा और उसका इशारा पाने के बाद वो राजकरण वर्मा की ओर देखते हुए बोला। इन दोनों के अलावा हमारा एक बहुत ही खास आदमी सिद्धार्थ अंदर फंसा हुआ है। वो अपने पिता के कैंसर का इलाज कराने आया था। वो भी हमारे लिए उतना ही जरूरी है जितना कि माथुर फैमिली। क्यों अमन? करण ने अमन की ओर देखा। हाँ वर्मा जी, उसका भी सही सलामत रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अमन करणवीर की हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला। आतंकियों की तरफ से कोई डिमांड न आने से सिटी SP राजकरण वर्मा वैसे ही परेशान थे, लेकिन जब उन्हें ये पता चला कि अरुणाचल प्रदेश का सबसे रईस आदमी अपनी पोती के साथ अंदर है, तो वो अंदर से कांप गए थे। उनका चेहरा एक अनजान डर से भर गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग माथुर? इससे पहले कि सिटी SP राजकरण वर्मा अपना वाक्य पूरा करते कि अमन ने उनकी बात काट दी और कहा,
ये बात आप गलती से भी अपने मुंह से मत निकालना, वरना अगर वो माथुर साहब के लिए नहीं भी आए होंगे तो वो उन्हें होस्टेज बना लेंगे। अमन के इतना कहने के बाद सिटी एसपी राजकरण वर्मा समझ गए थे कि अमन आखिर में कहना क्या चाह रहा है। ठीक है अमन जी, लेकिन हमें अपने सीनियर को तो इस मामले की सूचना देनी ही होगी। राजकरण वर्मा ने अमन की ओर देखते हुए कहा, मैंने उन्हें बता दिया है एसपी वर्मा, वो लोग आ रहे हैं। बस आप ये ध्यान रखना कि जोश जोश में ये मामला लीक ना हो जाए। अमन एसपी राजकरण वर्मा से निवेदन करते हुए बोला। सुबह के 4 बज चुके थे। सिटी हॉस्पिटल को आतंकियों के चंगुल में आए 5 घंटे से ऊपर बीत चुके थे। उन्होंने हॉस्पिटल का कोना कोना छान मारा था, लेकिन वो जिस लड़की की तलाश कर रहे थे वो उन्हें मिली नहीं थी और उन सबकी आवाज में अपने मिशन को ना पूरा होने की खींच साफ साफ सुनाई दे रही थी। तुम ही बॉस को जवाब देना नंबर 2, तुम ही हॉस्पिटल की रेकी करने आए थे। नंबर 7 ने नंबर 2 की ओर गुस्से से देखते हुए कहा, जवाब तो हम तब देंगे जब यहां से जिंदा जा पाएंगे। बाहर देखो कितनी सिक्योरिटी है। नंबर 10 की शर्ट पहने हुए युवक ने घबराई हुई आवाज में कहा। वो आवाज से काफी यंग लग रहा था और उसकी बात सुनकर यह भी महसूस हो रहा था कि वो अंदर से बहुत ज्यादा डरा हुआ है। अबे चुप, इतने हॉस्टेजेस हैं हमारे पास, फिर भी डर रहा है। हम चाहें तो गवर्नमेंट से 10-20 करोड़ रुपए लेकर यहाँ से निकल सकते हैं और तू बचने की बात कर रहा है। ये ठुल्ले हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हाँ, अगर हम मिशन में फेल हुए तो बॉस जरूर हमारा गला काट देंगे। कहते हुए नंबर 7 की आवाज भारी हो गई थी। अभी वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां एक औरत की आवाज गूंजी। मेरा बेटा आईसीयू में है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं आपको इसके लिए पैसे भी देने को तैयार हूँ। एक बेहद अमीर दिखने वाली औरत ने खड़े होकर उनसे गुहार लगाई। उस औरत को देखते ही उनकी आंखों में एक खुशी सी छा गई थी। इसको टैग कर लो नंबर 2, ये हमारी निकलने में मदद करेगी। नंबर 7 ने फुसफुसाते हुए कहा और फिर उस औरत की ओर देखते हुए बोला, हाँ हाँ बैठ जाओ, हम सबसे पहले तुम्हें ही छोड़ेंगे। हम किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, लेकिन अगर किसी ने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो गोलियां बहुत लेकर आए हैं हम। नंबर 7 की धमकी सुनकर लोग सहम गए थे। वो समझ चुके थे कि अब अगर किसी ने जुबान खोली तो ये बंदा उनकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर देगा। जगत प्रसाद माथुर और रिया के बारे में जानकारी मिलने के बाद पूरा पुलिस महकमा सख्ते में आ गया था। उन्हें अपने सामने एक बहुत बड़ी चुनौती दिखाई दे रही थी। राजधानी के बीचों बीच एक हॉस्पिटल के अंदर 10 हथियारबंद लोगों का घुस आना इंटेलिजेंस फेलियर भी दिखा रहा था। इसलिए स्टेट के सीएम और होम मिनिस्टर भी बार बार फोन करके वहां स्थिति का जायजा ले रहे थे। इसी बीच जब उन्हें ये खबर मिली कि जगत प्रसाद माथुर और रिया माथुर भी उसी हॉस्पिटल में हैं, तो उनकी टेंशन और बढ़ गई थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। सिटी हॉस्पिटल के सामने करीब 5000 लोग इकट्ठा हो चुके थे, जिनमें से अधिकतर के परिजन और रिश्तेदार उस हॉस्पिटल के अंदर एडमिट थे या फिर स्टाफ में थे। इकट्ठा हुए लोगों को संभालना ही पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा था। हॉस्पिटल की छत पर बैठा सिद्धार्थ अभी भी नीचे उतरने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसके पास भले ही राज्य रक्षक की अंगूठी थी, लेकिन वो उसके पावर से अनजान था। वो अभी तक ये नहीं जान पाया था कि वो क्या क्या कर सकता है। वो उस मुश्किल से बाहर निकलने का जुगाड़ सोच ही रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और वो गुल्लू की ओर देखते हुए बोला, गुल्लू तुम नीचे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने उससे कहा, हाँ, और जाकर ये भी देख सकता हूँ कि आंटी कहाँ हैं और हॉस्पिटल के अंदर कितने लोग घुसे हैं, और आकर तुम्हें बता भी सकता हूँ। गुल्लू ने जवाब दिया, जब तुम इतना सब कुछ कर सकते हो तो तुमने अभी तक कहा क्यों नहीं कुछ? सिद्धार्थ उसकी ओर गुस्से से देखते हुए बोला, तुम मुझे बोलने कहाँ दे रहे थे? गुल्लू ने अकड़ के साथ जवाब दिया। गुल्लू कब से यही बात सिद्धार्थ से कहना चाह रहा था, लेकिन वो बार बार गुल्लू को डांट दे रहा था। सिद्धार्थ गुल्लू को दरवाजे के नीचे से दूसरी तरफ पार कराने की कोशिश कर रहा था कि खटर पटर की आवाज होने की वजह से सीढ़ियों के पास पहरा दे रहे एक आतंकी की निगाह उसके हाथ के ऊपर पड़ गई और वो वहीं से तेज आवाज में बोला, कौन है वहां? चुपचाप रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। उसकी आवाज सुनकर सिद्धार्थ कांप गया था। वो आतंकी सीधे सीढ़ियों की ओर ही चला रहा था। सिद्धार्थ ने झट से गुल्लू को अंदर खींच लिया था और भागकर वहां बनी हुई पानी की टंकियों के बीच में छुप गया था। वो आतंकी भी दौड़ते हुए छत पर पहुंच चुका था
उसने किसी ट्रेन्ड कमांडो की तरह बंदूक तान रखी थी और अचकचाकर इधर उधर देखते हुए आगे बढ़ रहा था। वो तेजी के साथ उधर ही जा रहा था जहां पर सिद्धार्थ छिपा हुआ था। जैसे जैसे वो एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे सिद्धार्थ के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसे उस आदमी के जूतों की आवाज नहीं, बल्कि अपनी मौत की आने की आवाज सुनाई पड़ रही थी और उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली थी। चलो बाहर निकलो, उसकी कड़कती हुई आवाज सिद्धार्थ के कानों में सुनाई पड़ी। और जब उसने आंखें खोलकर देखा तो उसके सामने का नजारा देखकर हैरान रह गया था। वो आतंकी सिद्धार्थ के सामने था ही नहीं, बल्कि उससे थोड़ी दूर पर किसी को चलने को कह रहा था। सिद्धार्थ ने धीरे से झांका तो अपने सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसके सामने एक 20 से 21 साल की लड़की अपने घुटनों के बल पर सिर झुकाए हुए बैठी हुई थी और उस आतंकी ने अपनी बंदूक की नली माथे पर टिका रखी थी। वो लड़की कपड़ों से डॉक्टर लग रही थी। चेहरा ऊपर करो, उस आतंकी ने घुटनों के बल पर बैठी हुई लड़की से कहा और उसका आदेश पाने के बाद उस लड़की ने चेहरा ऊपर कर लिया था। सिद्धार्थ उसके चेहरे पर मौजूद मौत के खौफ को साफ साफ देख पा रहा था। उसके बला के खूबसूरत चेहरे पर फैला मौत का डर उसे और खूबसूरत बना रहा था। उस आतंकी ने अपना फोन निकालकर एक फोटो से उस लड़की का चेहरा मैच किया और फिर उसके चेहरे पर एक खुशी फैल गई थी। हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। इतना कहते हुए वो आतंकी हंस पड़ा था और उसकी हंसी वहां गूंजते हुए चली गई थी। वो आतंकी उस लड़की को वहां से लेकर सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा था और सिद्धार्थ असहाय सा खड़ा उसे देखे जा रहा था। आखिर कौन थी वो लड़की जिसे ढूंढ रहे थे आतंकी, और क्या सिद्धार्थ करेगा उस लड़की की मदद? क्या है हॉस्पिटल के ऊपर हमला होने के पीछे का राज? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।